हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। आई एम डॉक्टर शालिनी फ्रॉम डॉक्टर गणेश दास देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन करनाल। तो नेचुरलिज्म करने के लिए सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इट इज़ अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन एंड इट इज़ अपोज्ड टू आइडियलिज्म एंड इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। हम ये कहते हैं कि जो नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है, वो आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का अपोज, उसके बिल्कुल विरोधी है, उसको उसके बराबर नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। इट इज़ कंसर्न विद नेचुरल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ we can say, and it contends that the ultimate reality is matter and not mind or spirit. ये spirit यानी आत्मा और मन को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इनके अनुसार रियलिटी जो है वो पदार्थ यानी मैटर में ही है। नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत भी कुछ जगत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आत्मा है, कोई स्पिरिट है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल यूनिवर्स, द यूनिवर्स ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज। देन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द मटीरियल वर्ल्ड इज़ द ओनली रियल वर्ल्ड। उनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ जो भौतिक संसार है वही असली संसार है और केवल प्रकृति ही सब कुछ है। इससे परे और इसके बाद कुछ और है, उस पर यह बल नहीं देता। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए जो केवल विज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। हम कह सकते हैं कि उनका विश्वास है कि वर्तमान सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण मानव जो है वो प्रकृति से बहुत बहुत दूर हो गया है और प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक और स्वाभाविक विकास हो सकेगा। इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति है। वे आदर्शवादियों की भांति आध्यात्मिकता में विश्वास करते हुए ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता, ईश्वर की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। Then they have regard for actual facts, actual situation, realities. For them nature is everything. This says कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही सब कुछ है एंड इट इज़ द होल रियलिटी, और यही सच्चाई है। अब आगे हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस जो नेचुरलिज्म की है। वो एक हम कहते हैं जायसे के अनुसार, नेचुरलिज्म इज सिस्टम whose silent characteristic is the exclusion of whatever is spiritual or indeed whatever is transcendental experience from our philosophy of nature and man. इसका अर्थ हुआ जैसे कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से परे नहीं है। ठीक है, ये जैसे के अनुसार है। फिर हम कहते हैं आर.बी. पेरी, वो कहते हैं नेचुरलिज्म इज नॉट साइंस बट एन असर्शन अबाउट साइंस। प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है बल्कि विज्ञान के बारे में एक दावा है। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ द असर्शन दैट साइंटिफिक नॉलेज इज फाइनल एंड leaving no room for extra scientific और philosophical knowledge। और अधिक स्पष्ट रूप से ये इस बात का दावा करते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है वही अंतिम है जिसमें विज्ञान से बाहर अथवा दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। द थर्ड डेफिनेशन फ्रॉम J.S. रॉस, वो कहते हैं कि नेचुरलिज्म इज अ टर्म यूजुअली अप्लाइड इन एजुकेशनल थ्योरी ऑफ सिस्टम्स of training that are not dependent on schools and books but on actual life of the educated। प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ये थी हमारी 3 डेफिनेशंस नेचुरलिज्म की। उसके बाद आ जाती है फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, 3 रूप हैं। एक है फिजिकल नेचुरलिज्म, इसका अर्थ है पदार्थवादी प्रकृतिवाद। जो पदार्थवादी प्रकृतिवाद है उसके अंतर्गत पदार्थ जगत और प्रकृति का ही अध्ययन किया जाता है। यह वाद मानव और उसके अनुभव संबंधी तथ्यों की व्याख्या पदार्थ जगत अथवा प्रकृति के नियमों द्वारा करता है।
और तभी कहते हैं इसको इसीलिए पदार्थवादी प्रकृतिवाद कहा गया है। दूसरा है हम कहते हैं बायोलॉजिकल यानी जैविक प्रकृतिवाद, जो कि डार्विन ने दिया था। लेमार्क ने आर द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इट डिराइव्स इट्स डाटा and first principles from the biological rather than physical science. With a great faith in biological evolution, it accepts man as the highest form of living organism in the evolutionary process. वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो ही सबसे उत्तम स्थान मनुष्य को ही प्राप्त है और वह विकास प्रक्रिया का सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है। देन आ जाता है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, मैकेनिकल नेचुरलिज्म। इसके अनुसार संपूर्ण विश्व एक प्राण विहीन यंत्र है जिसका निर्माण पदार्थ एवं गति के द्वारा हुआ है। इस महान यंत्र के चालू होने में किसी प्रकार के मन और आत्मा की शक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस वाद के अनुसार मनुष्य के चेतन तत्व की अपेक्षा करके यह समझा जाता है कि मनुष्य भी इस बड़े यंत्र का भाग है और अपने आप में एक पूरा यंत्र भी। तभी इसको मैकेनिकल यानी यंत्रवादी प्रकृतिवाद कहा है। फिर आ जाते हैं इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। क्या क्या इनके सिद्धांत है? सबसे पहला सिद्धांत है नेचर एज फाइनल रियलिटी। वो कहते हैं कि जो प्रकृति है वही सच्चाई है। ऑल थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर आर all ultimately to be reduced to matter. Matter takes different forms. Then mind is the brain functioning and brain is matter. जो दिमाग है वो हमारे मन जो है हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली है और जो ब्रेन है वो एक मैटर है। ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज, इमेजिनेशंस, थिंकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा आर फंक्शंस ऑफ ब्रेन। वो कहते हैं कि ये सारे ब्रेन के कार्य है। सोचना या किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करना, इमेजिनेशंस करना, वो सारी चीज़ें ब्रेन के अंडर आती हैं। द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर विच आर अनचेंजेबल। अब नेचुरलिस्ट कहते हैं कि जो भी यूनिवर्स के लॉज है, नियम है, वो सारे प्रकृति के अंतर्गत आते हैं जो कि बदले नहीं जा सकते। साइंस रिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, हेंस ओनली दैट नॉलेज इज ट्रू दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम साइंस। अब नेचुरलिस्ट कहते हैं कि वही सच्चाई है जो कि साइंस से निकाली गई है और साइंस के द्वारा ही प्रकृति का जन्म होता है। और जब इसका जन्म उस समय होता है जब किसी नाड़ी, नस अथवा पुट्ठे पर किसी प्राकृतिक उत्तेजना का प्रभाव पड़ता है। ये थे इसके प्रिंसिपल्स। और भी हैं इसके प्रिंसिपल्स, वो हम देखते हैं कि देयर इज नो गॉड और स्पिरिट, देयरफॉर देयर इज नो रिलीजन। वो कहते हैं कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, इसलिए कोई धर्म नहीं है। देयर आर नो हायर और इटर्नल वैल्यूज, नो स्पिरिचुअल गोल्स और आइडियल फॉर ह्यूमन लाइफ। Man himself create values in interaction with the environment in which he is placed. मीन्स कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती और मनुष्य जो है वो इन्वायरमेंट में रहकर ही वैल्यूज़ यानी जो भी उसने सोचना है उनको क्रिएट करता है। देन फॉलो नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इज एजुकेशन। वो कहते हैं कि नेचर को फॉलो करना चाहिए। बच्चे हों, बड़े हों, माता पिता हों, अभिभावक हों, टीचर हों, सबको नेचर को फॉलो करना चाहिए। देन चाइल्ड ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन एजुकेटिव प्रोसेस। वो कहते हैं कि एक बच्चे के ऊपर ही पूरी की पूरी शिक्षा निर्भर करती है। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। उसको उसकी प्रकृति के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जाना चाहिए। सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज। जो हमारी सेंसेस हैं ब्रेन से या हम 5 सेंसेस हमारी आइज़, नोज़, ईयर, माउथ या टंग और स्किन, इनके द्वारा ही हम नॉलेज यानी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो हमारी सच्ची नॉलेज है, रियल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंसेस एंड देयरफॉर सेंसरी एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इफेक्टिव लर्निंग। कि बच्चों को हमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस दिए जाने चाहिए ताकि वो अच्छे से नॉलेज ग्रहण कर सकें और ज्ञान को जान सके, अपनी लाइफ में प्रकृति को जान सके कि प्रकृति क्या है, किस तरह से प्रकृति हमारे लिए हेल्पफुल होती है। वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या विशेषताएं हैं नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की, जो प्रकृतिवादी शिक्षा है। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि बैक टू नेचर।
बैक टू नेचर का अर्थ है प्रकृति की ओर लौटो। वो प्रकृतिवाद शिक्षा 3 साधनों प्रकृति, मनुष्य और वस्तुओं में केवल प्रकृति को ही सबसे ऊंचा स्थान देता है। अतः प्रकृतिवादी शिक्षा की पहली विशेषता है प्रकृति की ओर लौटो। इसके अनुसार बालक की महान शिक्षिका जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है। अतः बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने के लिए प्राकृतिक वातावरण ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रूसों के युग में शैक्षणिक संस्थाओं का वातावरण इतना दूषित यानी कृत्रिम हो गया था, बनावटी हो गया था कि उस वातावरण में रहते हुए बालक का स्वाभाविक विकास होना असंभव हो गया था। अतः रूसों ने प्रचलित शिक्षा के विरोध में झंडा उठाया और बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए प्रकृति की ओर लौटने का नारा लगाया। तो उनका विश्वास था कि जो सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर मानव का जीवन कृत्रिम बन जाता है, इसलिए उसने एमिल नामक काल्पनिक बालक को समाज के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर प्रकृति के मनोरम प्रांगण में रखते हुए उसको प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की मांग की थी, निश्चय किया था। देन अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। अब क्या है कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि बुकिश नॉलेज यानी पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए और प्रकृति जो है वो प्रकृति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बुकिश नॉलेज से सिर्फ और सिर्फ रटन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है जो वो नहीं चाहते थे। प्रकृतिवाद ने इस पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया और बालक को के जीवन को क्रियाशील के रूप में विकसित कर उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया। और यद्यपि बाल्यावस्था मानसिक शिक्षा का काल है, फिर भी रूसो ने इस अवस्था में बालक को केवल रॉबिन्सन क्रूसो के अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की अनुमति नहीं दी। देन आ जाता है प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिवादी। बालक जो है वो प्रगतिवादी शिक्षा का क्या अर्थ है, क्या उसकी विशेषता है प्रगतिवादी, यानी कि उसकी क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। इसमें क्या होता है, बालक को एक गत्यात्मक प्राणी मानते हैं जिसका विकास निरंतर होता रहता है। इसकी 4 विभिन्न स्थितियां हैं, शैशव, बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और इन चारों स्थितियों में प्रत्येक स्थिति की अलग अलग विशेषताएं हैं। प्रकृतिवादियों ने इस बात पर बल दिया कि बालक की शिक्षा की व्यवस्था इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। देन नेगेटिव एजुकेशन यानी निषेधात्मक शिक्षा। प्रकृतिवादी की चौथी विशेषता उसका निषेधात्मक होना है। रास के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ निकम्मेपन का समय नहीं, यह गुण की शिक्षा नहीं, बिल्कुल अपितु अवगुण से रक्षा करती है। इसे सत्य की शिक्षा नहीं होती पर गलती से बचाती है। यह बालक को उस मार्ग पर चलने देती है जो उसे बड़ा होने पर सत्य की ओर ले जाएगा। यह मार्ग बालक को उस समय अच्छाई की ओर ले जाएगा जब उसमें अच्छाई के लिए पहचानने की योग्यता पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट है 5th सेंट्रल पोजीशन ऑफ चाइल्ड, बालक की केंद्रीय स्थिति। प्रकृतिवादी शिक्षा की 5वीं विशेषता है कि इसमें बालक को मेन रोल दिया जाता है। इनका विश्वास है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। अतः उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक अपनी प्रकृति अथवा जन्मजात शक्तियों, रुचियों, रुझानों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बिना किसी मार्गदर्शन के स्वयं ही विकसित हो सके। देन फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। अब हम कहते हैं कि बच्चे की स्वतंत्रता भी जरूरी है। 6ठी विशेषता है, इनका विश्वास है कि जब तक बालक के सम्मुख स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उसका स्वाभाविक विकास नहीं हो सकेगा। स्कूल, शिक्षक, पुस्तकें, समय सारणी यानी टाइम टेबल सब बालक के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और इससे उसका स्वाभाविक विकास कुंठित हो जाता है, कम हो जाता है। अतः प्रकृतिवादियों का विचार है कि शिक्षक को बालक के किसी कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, परंतु उसे ऐसा स्वतंत्र वातावरण उपस्थित करना चाहिए जिसमें रहते हुए वो अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं ही विकसित होता रहे। देन है एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ये कहते हैं कि जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनके प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, इसकी 7वीं विशेषता है। और प्रकृतिवादी बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को बाहर से बलपूर्वक ठूसने के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर ही नॉलेज है, ज्ञान है, वो उसके अंदर से ही निकाला जाना चाहिए। अतः रूसो ने भी लिखा है कि शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलने चाहिए।
यानी हम कहते हैं कि एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंसेस। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज होगी सेंसेस की तो बच्चों को अच्छे से पता चल पाएगा, नॉलेज होगी हर चीज़ की। देन आ जाता है एम्स ऑफ एजुकेशन। क्या क्या एम्स हैं एजुकेशन के? फर्स्ट इज द टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन। अब हम कहते हैं मानव यंत्र को पूर्ण बनाना। यंत्रवादियों के अनुसार यह एक संपूर्ण विश्व का एक महान यंत्र है। मनुष्य एक बड़े यंत्र का भाग है और उसमें पूर्ण भी। अतः शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक में इस प्रकार के व्यवहार को विकसित करना है कि वह कुशल यंत्र की भांति कार्य कर सके। सेकेंड इज अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। वर्तमान और भावी प्रसन्नता एवं सुख की प्राप्ति। प्रकृतिवादियों के अनुसार मानव का लक्ष्य है वर्तमान और भावी प्रसन्नता एवं सुख को प्राप्त करना है। अब वो कैसे होगा? अतः उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को वर्तमान तथा भावी प्रसन्नता सुख की प्राप्ति में सहयोग देना है। ओके, परंतु मैकडूगल ने इसे सुख दुख के सिद्धांत का समर्थन न करते हुए बताया कि सुख और दुख का जन्म तो प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अतः उसने इस बात पर बल दिया कि बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन, उचित दिशा में मार्गदर्शन करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है प्रिपेयरिंग फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। डार्विन कहते हैं कि जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ की विजय नामक सिद्धांत में विश्वास रखते हैं डार्विन, और उसके अनुसार मानव का विकास जीवन के निम्न स्तरों से हुआ है। उसे संसार में जीवित रहने के लिए वातावरण में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार शक्तिशाली की विजय होती है और निर्बल का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। देन एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ अनुकूलन। नियो लेमार्किज्म कहता है कि मानव का विकास जीवन के निम्न स्तरों से हुआ है, परंतु उनका यह विश्वास है कि प्राणी में अपने आप को, अपनी आदतों को, अपने शरीर को ढालने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति है। अतः न्यू लेमार्किज्म के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ रेशियल गेन्स, जातीय प्राप्तियों का सुधार। कुछ प्रकृतिवादियों का मत है कि किसी जाति की संस्कृति और सभ्यता को वंशानुक्रम द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, और बर्नार्ड शॉ भी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल इन्हीं जातियों की सुरक्षा करना तथा उनके विकास की प्रक्रियाओं को गति देना है। देन नेचुरल डेवलपमेंट यानी प्राकृतिक विकास। रूसो ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमें बालक को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहिए। अतः बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करना ही प्रकृतिवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। लास्ट है ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। टीपी नन कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राकृतिकवादी दर्शन को अपनाते हुए कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का अनियंत्रित विकास करना है। अतः शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व विकसित हो जाए। ये थे हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। देन करिकुलम कैसा हो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। They are reflected in its curriculum. The naturalists strongly advocate inclusion of natural science such as physics, chemistry, geology and botany in the curriculum. As regards language and mathematical, that can only be knowledge of these subjects should be acquired, essential for scientific studies. They want that people should not plunged into poetry and literature. Means वो poetry और literature को अच्छा नहीं मानते। Then they does not attach much importance to spiritualism or religion in the curriculum. धर्म को भी और अध्यात्म को भी करिकुलम में शामिल नहीं करना चाहते पाठ्यक्रम में। At the same time doesn't include music and painting in the curriculum. The naturalists differ in their opinion on the respect of curriculum. जो कॉम्युनिस्ट थे, they wanted that all subjects should be taught to all men, but Locke didn't agree with this view and said it is not possible to teach all subjects to all. Hence only those subjects should be taught which are necessary. वो कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए बच्चे को जो कि आवश्यक है। और स्पेंसर कहते हैं कि only those subjects should be included in the curriculum which minister self preservation as it is the first law of life.
देन नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग हो, दे रिवोल्ट अगेंस्ट द old and traditional bookish system of education and therefore attaches no importance to formal school textbooks as hinder the natural development of children. It condemns not learning and encourages learning by doing. They emphasize auto education and self development and learning through personal experience of the child. वो चाहते थे कि personal experiences से ही बच्चा सीखे. Then the naturalist says that there are two methods of teaching, positive and negative. When systematic and sustained efforts are made to impose knowledge on the child without considering his interest and aptitude, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव मेथड ऑफ टीचिंग. अब हम कहते हैं कि अलग अलग मेथड हैं टीचिंग के, वो भी नेचर के अकॉर्डिंग होने चाहिए. नेचुरलिज्म में नेचर के अकॉर्डिंग ही बालक का विकास किया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए. अब टीचर कैसा हो, ही शुड नॉट इंटरफेयर इन नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, शुड नॉट इम्पोज आइडियल्स और आइडियाज़ ऑन हिम, कि वो क्या क्या आइडियाज़ हैं वो बच्चों के ऊपर इम्पोज ना करें. ही इज़ ओनली टू हेल्प द चाइल्ड इन डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ. सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे की हेल्प करे ट्रुथ को डिस्कवर करने में, सच्चाई को जानने में. And he should have a critical and scientific bent of mind, supreme reverence for truth. The educator must see that child develops freely. अब टीचर को ये देखना है बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं. नेचुरलिज्म कहता है, प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे का विकास अच्छे से हो, और ये फर्ज बनता है अध्यापक का कि वो कक्षा में देखे, या कक्षा भी नहीं, वो कहते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि जिसमें कि बच्चा नेचर के अकॉर्डिंग खुद ही पले बढ़े, खुद ही बड़ा हो, और वो जो भी वो करना चाहता है वो खुद ही करके सीखे. ही शुड नॉट मेक एन आर्टिफिशियल एफर्ट टू एजुकेट द चाइल्ड. और टीचर कोई भी आर्टिफिशियल यानी नकली एफर्ट अपनी तरफ से ना करे बच्चे को शिक्षित करने के लिए. द रोल ऑफ एन एजुकेटर इज़ दैट ऑफ ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. जो टीचर है वो कहते हैं एक दोस्त की तरह होना चाहिए, दार्शनिक की तरह होना चाहिए, और एक मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए. Such a role of teacher is advocated by all the modern educators as in the modern methods of teaching. Rousseau, Fetch, Montessori and Ross are in favor of non-intervention of teacher in the education of the child. वो कहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन में टीचर की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए. टीचर्स सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह, फ्रेंड की तरह काम करने चाहिए, और जो बच्चा चाहता है उसे बच्चे को करने देना चाहिए. देन डिसिप्लिन, हम देखते हैं कि डिसिप्लिन कैसा हो. डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन. अब वो कहते हैं कि फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ही शुड बी गिवन फ्रीडम टू प्लान हिज ओन एक्टिविटीज़. अब जो बच्चे हैं उन्हें अपनी प्लानिंग खुद करने दें, खुद वो सीखें, खुद पढ़ें कि मुझे क्या क्या करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, तो वो एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स खुद मेंटेन करें, खुद बनाएं. बट दिस फ्रीडम मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड नॉट सोशल फ्रीडम. To regulate the school society, government is required, but it must be self-government. Naturalists have no faith in discipline based on external force. वो ये नहीं कहते थे कि बच्चों को थप्पड़ मार दिया, उनको डांट दिया, उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, या उन्हें कोई भी किसी भी तरह की पनिशमेंट दी, ऐसा होना चाहिए. वो कहते हैं कि बच्चे को अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, उसे खुद उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. दे हैव नो फेथ इन डिसिप्लिन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फोर्स, की वो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते. दे कंडेम कॉर्पोरल पनिशमेंट एज इट रिप्रेस द इम्पल्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन. वो कहते हैं कि बच्चों को मार पिटाई नहीं की जानी चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनका विकास रुक जाता है. रूसो इज़ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी पनिश्ड फॉर देयर रॉन्ग डीड्स. वो रूसो कहते हैं कि जो भी गलत कार्य अगर बच्चे करते हैं तो उनको उनके लिए पनिश नहीं करना चाहिए. नेचर स्पेयर्स नन. नेचर जो प्रकृति है वो किसी को नहीं छोड़ती. एवरी एक्शन इज इनएविटेबली फॉलोड बाय नेचुरल consequences. All immoral or undesirable actions will be result in unpleasant
consequences, and these unfavorable results will make the individual avoid the repetition of such actions in future. वो कहते हैं कि अगर बच्चे कुछ भी गलती करते हैं तो उनको उनकी सज़ा अपने आप ही मिल जाएगी, इसके बजाय कि टीचर या उनको पेरेंट्स उनको सज़ा दे। आने वाले टाइम में उनको खुद ही उसकी चीज़ का एहसास हो जाएगा और वो जो भी उन्होंने गलती की है वो आगे से उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद ही उस चीज़ का सबक मिलेगा। जब किसी बच्चे को खुद उन चीज़ों का सबक मिलता है तब उन चीज़ों से वो ज़्यादा सीखता है। हर्बर्ट स्पेंसर आल्सो सपोर्ट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल डिसिप्लिन। हर्बर्ट स्पेंसर भी कहते हैं कि नेचुरल डिसिप्लिन यानी प्राकृतिक अनुशासन होना बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तभी वो अपने आप को सीखते हैं समाज में रहकर। देन है नेचुरलिज्म एंड स्कूल। वो कहते हैं कि स्कूल कैसा हो, नेचर इज़ द बेस्ट स्कूल। वो कहते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो ही सबसे अच्छा विद्यालय है। स्कूल शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फील्ड फॉर अंडरटेकिंग फ्री एक्टिविटी बाय द चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, नेचर के अनुसार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपनी फ्री एक्टिविटीज़, सारा दिन की एक्टिविटीज़ आसानी से कर सकें बिना किसी रोक टोक के, जो वो चाहें वो करें और उन्हें स्कूल के ऊपर प्रौढ़ विचारों और क्रियाओं का भार ना ला दें और उसके सामने स्वतंत्र वातावरण उपस्थित किया जाए कि वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही स्वयं विकसित होता रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नील के स्कूल की विशेषता है जिसके परिणाम स्वरूप अपनी रचनात्मक क्रियाओं द्वारा अपने चरित्र और व्यक्तित्व को विकसित करता है। ऐसे ही टैगोर ने भी विश्व भारती में बालक को प्रकृति संपर्क में बनाए रखने के लिए स्वतंत्र वातावरण उपस्थित किया हुआ है और इससे वो प्रकृति के अनुसार विकसित होते रहती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी नेचुरलिज्म के समर्थक थे और वो कहते थे कि प्रकृति के साथ रहकर ही बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। अब हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स, इसकी क्या क्या दोष हैं। सबसे पहला दोष तो है कि इट हैज़ ओन लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेजेस। इट ऑल टुगेदर इग्नोर्स द स्पिरिचुअल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। वो आध्यात्मिक और मूल्यों शिक्षा का विरोध करते हैं। इट टोटली नेग्लेक्ट्स द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। Then second, naturalism takes into account only the present needs of the child. वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट नीड, जो आज के टाइम में उसकी ज़रूरतें हैं, उनकी तरफ ही देखते हैं और उनके फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। Then naturalism leaves the child purely to the discipline of natural consequences which often involves grave risk. अगर हम बच्चे को नेचुरल डिसिप्लिन के लिए छोड़ दें तो उसके बहुत बहुत हाई रिस्क हो सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। Naturalism throw the teachers with superior knowledge and experience into the background. He takes secondary position of the educative process. Then it allows complete freedom to child from very start of his life, even when he has not yet learned the right use of freedom. अब अगर हम बच्चे को शुरू से ही छोड़ दिया जाए, अगर हम बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं और हम उसे कहें कि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म उसे समुद्र के पास छोड़ दें कि खुद गिरेगा, खुद सीखेगा, लेकिन वो उसमें डूब सकता है, बह सकता है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। नेचुरलिज्म में उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। द नेचुरलिज्म अटैचेस टू मच इम्पोर्टेंस टू एनिमल नेचर ऑफ मैन, हिज इंस्टिंक्ट्स, इम्पल्सेस, इमोशंस. Then it gives too much emphasis on heredity of the child and neglects the influence of environment on raw nature. वो प्रकृति को तो देखते हैं बच्चे की कि हेरिडिटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट है उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। देन मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म, इट डेवलप द चाइल्ड साइकोलॉजी। इससे बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की जो मनोवैज्ञानिक है उसका विकास होता है। मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान का कैसे, इसमें इसके अनुसार बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार पढ़ाया जाता है तो उसकी नेचुरल रूप से उसका बाल मनोविज्ञान विकसित होता है। देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, समाज और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से ही हुआ है, अतः यही नहीं प्रयोजनवाद का जन्म भी प्रकृतिवाद से ही समझा जाता है। देन एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल। प्रकृतिवाद विषय
प्रधान पाठ्यक्रम के विरुद्ध अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम का समर्थन करता है। अगर अनुभव से बच्चा सीखता है तो वो बहुत बहुत अच्छे से सीख पाता है। उनके अनुसार बालक के पाठ्यक्रम में अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और पाठांतर और सहगामी क्रियाओं द्वारा उसकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और इसके लिए आधुनिक शिक्षा प्रकृतिवाद के लिए आभारी है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रकृतिवाद ने बालक को उसके प्रकृति के अनुसार विकसित करने पर बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षण पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और विभिन्न शिक्षण पद्धतियां जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, डॉल्टन मेथड, निरीक्षण मेथड, खेल विधि, प्ले मेथड और मोंटेसरी मेथड जो है वो सभी प्रकृतिवादियों की ही देन है। आदर्शवाद और प्रयोजनवाद में भी शिक्षण विधियों के लिए प्रकृतिवाद ही आभारी है। देन अपोजिशन ऑफ रिप्रेशन इन द फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। अब हम कहते हैं कि जो अनुशासनवाद के क्षेत्र में दमन का विरोध, प्रकृतिवाद का नारा है व्यक्तिगता, क्रिया या तथा स्वतंत्रता। अतः प्रकृतिवाद दमन का विरोध करके बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है और बालक को अपने किए गए फल को भोगने दो के सिद्धांत पर अनुशासन की व्याख्या करता है। आधुनिक शिक्षा में बालक की स्वतंत्रता केवल प्रकृतिवाद की ही देन है। अब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रकृतिवाद के अनेक दोष होते हुए भी इसमें ऐसे गुण हैं जिसके कारण टीचर्स यानी शिक्षाविदों को शैक्षिक कार्य में बड़ी सहायता और प्रोत्साहन मिलता है। पॉल मुनरो ने भी ठीक लिखा है, वो कहते हैं कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक धारणा के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है और ये हमारे लिए शिक्षा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और प्रकृतिवाद के अनुसार अगर एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाती हैं